हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी प्राइमरी सुपर टेट के लिए जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि लाइफ स्किल्स का पार्ट 6। तो इससे पहले हम इसके 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने इसके 50-50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज के पार्ट में हम फिर से इसके 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। जीवन कौशल के प्राइमरी सुपर टेट में 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि 10 मार्क्स के होते हैं, तो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, साथ ही अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, छात्रों को यह कार्य दिया जाए। जो छात्रों को होमवर्क दिया जाएगा वो कैसा होना चाहिए? पढ़ाई गए पाठ पर आधारित होना चाहिए, पहले पढ़े गए पाठ पर आधारित ज्ञान को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए और पूर्व ज्ञान पर आधारित और उसे दोहराने वाला होना चाहिए। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, तो यहाँ आंसर आएगा ऑप्शन डी, ये सभी। संचयी अभिलेख से क्या होता है? बच्चों के नैतिक स्तर का मूल्यांकन होता है, उनके पूर्ण विकास का पता लगता है, अनुशासन रखा जा सकता है या पढ़ाई की प्रगति का पता लगता है। तो संचयी अभिलेख से बच्चों के पूर्ण विकास का पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन बी, निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? तो लोकतांत्रिक मूल्यों की जो स्थापना करता है वो करेगा खेल का मैदान, प्लेग्राउंड। अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है अध्यापक के कार्यों की सराहना करके। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? जो किंडरगार्टन स्कूल की पद्धति थी वो फ्रोवेल ने दी थी। अब ये स्कूल जो है सबसे पहले खोले कहाँ पर गए थे? तो सबसे पहले ये जर्मनी देश में खोले गए थे। ऑप्शन सी। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि छात्र प्रश्नता पूर्वक पढ़ें। पाठ पढ़ाने का कार्य पीरियड के समय में पूरा हो जाए, पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो और कोई छात्र इधर उधर ध्यान ना दे। तो सबसे मेन बात होगी कि जो पाठ के उद्देश्य हैं, जो ऑब्जेक्टिव है पढ़ाने का, वो पूरा होना चाहिए। यदि वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आपको निर्णायक मंडल में शामिल कर लिया जाए तो आप क्या करेंगे? प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय करेंगे, गर्व का अनुभव करेंगे, साथ ही निर्णायकों को ध्यान में रखकर निर्णय देंगे या विषय वस्तु पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। तो अगर वाद विवाद मीन्स डिबेट, कोई कंपटीशन हो रहा है, तो कैसे हमें निर्णय करना होगा कि प्रतिभागी जो भी कॉम्पिटिटर है उसके प्रदर्शन के अनुसार निर्णय देंगे। एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टीवी, कंप्यूटर आदि के प्रयोगों को अच्छा समझता हूँ, ठीक नहीं मानता, इससे समय बहुत नष्ट होता, उचित व आवश्यक समझता हूँ, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आएगा उचित व आवश्यक समझता हूँ। कक्षा के प्रति कमजोर छात्रों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो खाली समय में उनकी मदद करनी चाहिए। बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, उनका पूर्ण विकास हो। ऑप्शन डी। समझदार छात्र परिस्थितियों का सामना करते हैं, अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेते हैं, या परिस्थितियों को महत्व नहीं देते हैं, या परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो समझदार छात्र होते हैं वो अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेते हैं। शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए। इसका मुख्य लाभ यह है कि छात्र गलत कार्य करने से डरेंगे, छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा और छात्र अनुशासित रहेंगे, या ये सभी। तो इसमें सही ऑप्शन होगा कि छात्रों के साथ शिक्षक का जो रिलेशन है वो अच्छा सेट होगा। आपके ख्याल में छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम वह है जो उनके विकास में सहायक हो, छात्रों के स्तर के अनुरूप हो, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करे, या ये सभी? तो यहाँ सारे ही सही हैं। उनके विकास में सहायक भी होना चाहिए और बच्चों के स्तर के अनुरूप होना चाहिए और समाज की आवश्यकताओं को भी पूरा करे। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? मतलब पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसका कारण क्या है? सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का ना होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा या घटिया स्तर की शिक्षा। तो इसका सबसे मेन कारण है उद्देश्यहीन शिक्षा होना। भाषा सीखने का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? भाषा सीखने का सबसे प्रभावी उपाय पाठ्य पुस्तक पढ़ना, सहायक पुस्तक पढ़ना, अखबार पढ़ना या वार्तालाप करना। तो सबसे अच्छा उपाय होगा आपस में वार्तालाप करना, क्योंकि जितना ज़्यादा कन्वर्सेशन करते हैं उतना ही ज़्यादा भाषा अच्छे से सीख पाते हैं।
कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित भी होने चाहिए, उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है, और बालक के पूर्ण ज्ञान से भी संबंधित होने चाहिए। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। नई नई बातें सीखने के लिए आवश्यक है कि नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, नए नए स्थलों का भ्रमण भी किया जाए और अनुभवी व ज्ञानी लोगों का साथ पकड़ा जाए। तो यह आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का विश्वास कब डगमगाता है? जब छात्रों की रुचि को बढ़ाने के लिए युक्तियों का प्रयोग नहीं करता, जब उसकी छात्रों पर पकड़ नहीं होती है, जब वह पाठ की पूरी तैयारी करके कक्षा में नहीं आता है। तो सबसे ज़्यादा जो उसका कॉन्फिडेंस है वो जब डगमगाता है जब वह पाठ की पूरी तरीके से तैयारी करके कक्षा में नहीं आता है। जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, रॉन्ग हो जाएगा। उन्हें कक्षा के वाद विवाद भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो इसमें सबसे सही होगा कि उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति मृदुभाषी व व्यवहार कुशल हो, दृढ़ संकल्पी व आत्मविश्वास हो, धनी व सुविधा संपन्न हो या शांत स्वभाव और निडर हो। तो सबसे मेन है कि वो दृढ़ संकल्पी और आत्मविश्वासी होना चाहिए, डिटरमाइंड एंड कॉन्फिडेंट। आप अपनी कक्षा के छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का स्वागत कैसे करेंगे? कक्षा शिक्षण के दौरान ही, बीच बीच में, अगले दिन किसी समय, अगले दिन, कक्षा शिक्षण के पहले या कक्षा शिक्षण के बाद, अंत में। तो जो अपनी कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का स्वागत बताना है कि किस टाइप से करेंगे। तो इसका आंसर होगा कक्षा शिक्षण के दौरान ही, बीच बीच में। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? तो बाल मनोविज्ञान की सहायता से जो शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? छात्रों की अभिरुचि का भी और छात्रों की क्षमता का भी, छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार भी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान भी बनाती है और स्वावलंबी भी बनाती है, अर्थोपार्जन मीन्स धन कमाने के योग्य भी बनाती है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। शिक्षण की सबसे कमजोर विधि कौन सी है? शिक्षण की जो सबसे कमजोर विधि होती है वो होती है पाठ्य पुस्तक विधि। छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अध्यापक के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, महापुरुषों के जीवन गाथा पढ़ने की या धार्मिक शिक्षा की। तो जो छात्रों के कैरेक्टर मेकिंग होता है उसमें सबसे मेन जो भूमिका होती है वो होती है स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? संचार माध्यमों का चयन करेंगे या मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, या इनमें से कोई नहीं? तो जो सबसे पहला कदम होता है वो किसी का होता है उद्देश्य डिसाइड करना, तो संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण सभी है सिवाय एक के। अध्यापकों की शिक्षण में कमी, परिवेश की भिन्नता का होना, बच्चों में श्रम व एकाग्रता का भिन्न होना, जन्मजात योग्यता का अलग अलग होना। तो ये सारी चीज़ें तो होती हैं क्योंकि परिवेश भी अलग होता है, उनमें एकाग्रता भी अलग होती है और जन्मजात योग्यता भी अलग होती है, लेकिन वो जो पढ़ा रहे हैं वो तो एक ही टीचर सबको सेम ही पढ़ा रहा है। तो ये होगा हमारा आंसर, अध्यापकों के शिक्षण में कमी, जो कि गलत है। बच्चों को स्कूल में नैतिक मूल्य सिखाने का सबसे अच्छी तरीका कौन सा है? तो उनके सामने अध्यापक स्वयं अच्छे आदर्श प्रस्तुत करे। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य बालक में आत्मविश्वास पैदा करना भी है, बुराइयों से बचाना भी और ज्ञान देना भी है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। आप प्राचार्य हैं तो विद्यालय के कार्यक्रम में कोई शिक्षक समय पर नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? तो उसको उसका उत्तरदायित्व बताएंगे कि वो आगे से टाइम पर आए। किसके व्यवहार का छात्रों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? प्रधानाध्यापक का, ट्यूटर का, अध्यापक का या राजनेता का? तो जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है एक टीचर का। छोटे बच्चों को कोई भी विषय वस्तु याद कराने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो बार बार दोहराकर याद कराना, जिससे कि उन्हें जल्दी याद हो जाएगा।
शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों आवश्यक है? साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, लोगों को समाज का उपयोगी अंग बनाने के लिए, शिक्षकों को नौकरी देने के लिए, या लोगों को शिक्षा के प्रति आकृष्ट करने हेतु। तो इसमें होगा कि लोगों को समाज का उपयोगी अंग बनाने के लिए। किस प्रकार का कक्षा का नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? प्रभुत्ववादी, सभी का मिला जुला लोकतांत्रिक, या प्रयोजनवादी? तो जो सबसे अच्छा माना जाता है वो माना जाता है लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक विधि। निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने की दृष्टिकोण से उत्तम है? तो जो वास्तविक, जो हम एकदम रियलिटी में देखते हैं उससे अनुभव प्रदान कर मिलता है हमें, तो वो होती है भ्रमण विधि। कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए किसे महत्व दिया जाना चाहिए? तो वायु प्रदूषण पर नियंत्रण भी होनी चाहिए और ध्वनि प्रदूषण पर भी रोकथाम होनी चाहिए। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण है परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना, या नैतिक मूल्यों का ह्रास होना, या ए और बी दोनों? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो दोनों ही होगा, क्योंकि नैतिक मूल्यों का भी ह्रास होता है और परीक्षा व्यवस्था का भी दोषपूर्ण होना माना जाता है। उत्तम शैक्षणिक नेतृत्व के लिए क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए समूह के प्रति समर्पण की भावना तथा ऊंचा मनोबल। पाठ्य में नैतिक शिक्षा के शामिल करने के विषय में आपका क्या विचार है? तो पाठ में नैतिक शिक्षा को शामिल करने से ये होगा कि यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए बहुत ही लाभकारी हो सकती है। जब आप स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं तो आप किसका परामर्श लेंगे? तो अपने सगे संबंधियों का भी ले सकते हैं, अपने मित्रों का भी ले सकते हैं और अपने माता पिता का भी ले सकते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। किस विधि से छात्र सबसे अधिक और अच्छी तरीके से सीखते हैं? तो सबसे अच्छी विधि होती है स्वयं करके। छोटे बच्चों को पाठशाला में एक ही अध्यापक पूरे समय तक पढ़ाता है, तो क्या आप उसे लाभप्रद मानते हैं? तो अगर एक ही अध्यापक पूरे टाइम पढ़ाता रहेगा तो ये चीज़ जो है वो उनके लिए, यह प्रथा उबायु है। कहा जाता है कि शिशु एक कोरी स्लेट होता है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका मीनिंग आएगा यहाँ पर कि उसे इच्छा अनुसार गढ़ा जा सकता है। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक भी होना चाहिए और अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला और कुशल प्रबंधक भी। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, ये सभी। निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के स्वरूप। बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी साक्षरता बढ़ी है और देश में भी बढ़ी है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किस प्रकार का प्रकार्य है? अध्यापक की विद्वता, अध्यापक की ईमानदारी, अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि। तो यहाँ पर भी आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। यदि कोई प्रधानाचार्य अपने स्कूल का अच्छा परीक्षा फल चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए। आपकी दृष्टि में अच्छे स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए घनी कॉलोनियों के बीच, ताकि स्कूल को अधिक छात्र मिल सकें, प्राकृतिक वातावरण में, नगर के बाहर, या ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों में? तो इसमें सबसे सही होगा प्राकृतिक वातावरण में। अध्यापक अपने प्रयास में कभी असफल नहीं होगा यदि उसके अंदर अनुशासन है, उसके अंदर धैर्य हो और वह जल्दी परिणाम पाने के चक्कर में ना पड़े और उसे शिक्षण विधियों का भी ज्ञान हो। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के प्रति आपका विचार कैसा है? कि उनको पढ़ाने से उनकी मन की स्थिति की जानकारी मिल जाती है। ऑप्शन बी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।